नमस्कार, मैं हूं प्रफुल्ल केदारे और आप देख रहे हैं एसएसटी मुक्तांगण, जहां व्यक्त होंगे मुक्त विचार मुक्त मन। दोस्तों, सबसे पहले तो एसएसटी महाविद्यालय की तरफ से सभी भारतीयों को संविधान दिन की बहुत बहुत बधाइयाँ हो। 26 नवंबर 1949 इसी दिन संसद में सबसे पहले संविधान अंगीकृत किया गया। फिर 26 जनवरी 1950 में यह प्रभावित हुआ। इसी संविधान के मूल्यों की जनजागृति के लिए आज भी हम देश में संविधान दिन हर्षोल्लास से मनाते हैं। तो आइए इसी बहाने आज हम चर्चा करते हैं संवैधानिक मूल्यों की, हमारे अधिकार और कर्तव्य इनकी। जी हाँ, आज इसका विश्लेषण करने के लिए आज हमारे बीच में है राजकीय विश्लेषक, ज्येष्ठ पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता, जो 12 साल से उल्लासनगर और महाराष्ट्र के कई जिलों में कायद्याने वागा लोक चळवळ यानी कि कानून से चलो जन आंदोलन इस संगठन के माध्यम से संविधान की जनजागृति कर रहे हैं। जो हमारे जितने भी सवाल है, जितनी भी समस्या है, वो संविधान के तहत कैसे निराकरण करें, इस बात की जनजागृति एक जन आंदोलन खड़ा करने वाले राज असरोणकर आज हमारे बीच में है। उससे पहले देखते हैं उनके कार्यों की यह छोटी सी झलक। आए, आपने देखा, आप लड़े और आप जीते भी। आपकी निष्पक्ष पत्रकारिता, आपकी लोकवाणी, संवैधानिक शस्त्रों से लड़ने की वृत्ति, समाजशील कविताएं और मीठी गायकी से समाज को मोहित करने वाले आप यानी कायद्याने वागा लोक चळवळ के प्रणेता। उल्लासनगर के राजकीय, सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में आपकी पहल और भूमिका हमेशा ही लक्षणीय रही है। हर समस्या का हल हमारे संवैधानिक अधिकार और कर्तव्यों में है। इसी विचारधारा पर आधारित आपकी कायद्याने वागा लोक चळवळ अर्थात कानून से चलो जन आंदोलन, यह संगठन आपके नेतृत्व में आज महाराष्ट्र के कई जिलों में कार्यरत है। इसी के साथ सावित्री उत्सव, ऊर्जा सावित्री, रो अर्थात रिस्पेक्ट ऑफ द वुमन, बोरूची शाळा, ऐसे कई सारे समाज सक्षमीकरण के उपक्रम आपके मार्गदर्शन में आज समाज में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने कई भटके हुए युवाओं को विचार मंथन करके विवेक की राह पर लाया है। आप परिवर्तन के लिए आक्रामक हो, पर संवैधानिक मार्गों पर आपकी संयमशील परम निष्ठा है। इसी संविधान के आधार पर समाज के पुनरुत्थान के लिए लड़ने वाले आप जैसे संविधान के सच्चे सिपाही को एसएसटी मुक्तांगन का दिल से सलाम। जी हाँ, आज के एसएसटी मुक्तांगन के हमारे अतिथि वक्ता है राज जयश्री जयसिंह असरोण। दोस्तों, ये संघर्ष यात्रा हमने देखी राज असरोणकर इनकी। आइए उनके बारे में, उनके कार्य के बारे में और भी विस्तार से जानते हैं। राज जी, आपका एसएसटी मुक्तांगन में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सीधा आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ कि आज महाराष्ट्र हो या देश में राज असरोणकर और कायद्याने वागा लोक चळवळ, जिसे हिंदी में कहा जाता है कि कायदे से रहो या कायदे से जियो या कायदे से चलो, एक समीकरण बन चुका है। दर्शक जानना चाहते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है कायद्याने वागा लोक चळवळ। कायद्याने वागा का मतलब होता है, जैसे आपने कहा कि कानून से चलो, या उसे और सिंपल थोड़ा करें तो कायदे में रहो। एक मेरे मित्र ने एक बार मुझे कहा था कि ये आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, कायदे में रहो, फ़ायदे में रहो। तो आप जितना कानून से चलेंगे तो आपको दिक्कतें बहुत कम आती है और कहीं पर किसी के सामने आपको झुकने की नौबत नहीं आती, आपके सम्मान को कभी ठेस नहीं पहुंचती। अब देखिए ना, छोटी सी बात है कि आप स्कूटर पे जा रहे हो, आपके पास लाइसेंस नहीं है, ट्रैफिक वाला वो आपको अड़ा रहा है, आपसे बहस कर रहा है, आपसे लाइसेंस मांग रहा है, आप उसके सामने गिड़गिड़ा रहे हो, वो पैसे की लेन देन की बातें कर रहे हो, ये सब के साथ में आपके सम्मान को भी एक ठेस कहीं ना कहीं पर पहुंचती है। हमारी लाइफ में ऐसी बहुत छोटी छोटी बातें होती है जिस पर हम लोग एडजस्ट हो जाते हैं, झुक जाते हैं और हमारे सम्मान के साथ में हम लोग एडजस्टमेंट भी कर लेते हैं। तो ये अगर आपके साथ में नहीं हो तो आपको एक आदत लगनी चाहिए, आपका स्वभाव बनना चाहिए कि हमने जितना हो सके नियम कानून के साथ में अगर आप चलते हो। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो कुदरत है ना, वो कुदरत ही एक नियम है, हम उस कुदरत का हिस्सा है, तो हमको नियम के साथ में चलना एक कुदरती ज़रूरत है। अगर आप नियम कानून से नहीं चलते हो तो आप कुदरत के साथ में नहीं होते हो। उसके जो प्रॉब्लम्स है वो हमें सबको भुगतने पड़ते हैं और भुगत रहे हैं।
तो उसी के लिए नियम और कायदे बने। जैसे कि आपने कहा कि हम कुदरत को ज़रूरी है कि उनके नियम का पालन करें, वैसे ही संविधान दिन आज हम मना रहे हैं। उस औचित्य पर अगर हम कहना चाहेंगे कि संविधान के भी जो नियम और कायदे हैं उसे भी पालना उसका कर्तव्य है, हम हर नागरिक का यह कर्तव्य बनता है कि उसका हम पालन करें। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली और इसका मूलाधार क्या है? देखिए, मेरा जो पूरा बैकग्राउंड है वो मेरा बैकग्राउंड एक तो पत्रकारिता का है। मैं राजनीतिक क्षेत्र में कार्यरत रह चुका हूँ और सोशल फील्ड में मैं लगभग मेरी उम्र के 18-19 साल से मैं सोशल फील्ड में, आज मेरा 52 ईयर्स है। तो ये सारे अनुभव के बाद में मैंने देखा कि जो अभी मैं शुरुआत में हम लोग बात कर रहे थे कि नियम कानून की हमारे अड़ोस पड़ोस में, हमारे समाज में जितनी भी समस्याओं के बारे में हम लोग बात करते हैं, उन समस्याओं की जो जड़ ये है कि यहाँ का जो नागरिक है, यहाँ के हम लोग जो लोग हैं, हमारा सिस्टम है वो कानून के साथ में नहीं चलता है। लोगों के काम नहीं होते तो लोग परेशान होते हैं, लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। तो काम नहीं होता तो हर एक को अपनी लोगों को अपना काम सबसे पहले होना चाहिए और सबसे पहले करना होता है, जल्दी करना होता है। तो लोग फिर रिश्वतखोरी के रास्ते में आ जाते हैं, रिश्वतखोरी से अपना काम करके लेते हैं। लेकिन हम दूसरों की बारी आती है तो कहते हैं कि देखो समाज में कितनी रिश्वतखोरी बढ़ गई है। तो ये सारे समस्याओं की जड़ में हम लोग अगर जाए तो आपको ये पता चलेगा कि हमारे सराउंडिंग में जो सिस्टम होता है, सिस्टम अपने आप काम करता है और जो आर्टिफिशियल सिस्टम होती है वहाँ पर लोगों को एडजस्ट होना पड़ता है, वो लोगों के सामने दिक्कतें क्रिएट करती है। तो ये कायदाने वाला लोक चळवळ जो है, जिसको हम लोग जन आंदोलन भी कह सकते हैं, जी हाँ जी, तो ये एक पब्लिक मूवमेंट है कि भाई लोगों के बीच हम जाते हैं, उनको कहते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा आप संवैधानिक मूल्यों का आदर करें, नियमों का, कानून का पालन करें। जितना हो सके हम लोग अगर सिस्टमेटिक रहे तो हमारे प्रॉब्लम वैसे ही, आप अगर सिस्टमेटिक जीने की शुरुआत करोगे आपके 50% प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं। और उसके बाद में हम लोग जब कोशिश करते हैं सिस्टम को और बेहतर बनाने का, तो हम समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। ये इसकी प्रेरणा है। ये मुझे पत्रकारिता, राजनीतिक फील्ड और सोशल फील्ड में जो मेरे अनुभव है, मैं लोगों के बीच रहा हूँ, लोगों के प्रॉब्लम के लिए संघर्ष किए हैं, आंदोलन किए हैं, अनशन्स किए हैं, तो वहाँ लोगों के साथ बात करने के बाद में जो मुझे महसूस हुआ कि क्या हल है इसका, तो वो हल है कायद्याने वागा लोक चळवळ। जो आप जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं कि सिस्टम होना चाहिए, उसका एक अपना ढांचा होना चाहिए और उसका पालन होना चाहिए। यस, यही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से हम भारतीयों को दी हुई बहुत बड़ा वरदान है। सही बात है। तो जो आर्किटेक्ट रह चुके हैं संविधान के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनके विचारों का आप पर, आपके कार्य पर, आपकी संगठना पर क्या प्रभाव है? देखिए, मेरी जो विचारधारा है, मेरी जो जीवनी है, मेरा जो जीने का तरीका है और जिस शैली में मैं अपना जीवन बिताता हूँ, तो ये बात 100% सही है कि मेरी पूरी जीवनी पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का प्रभाव है। वो इसके लिए नहीं है कि मैं उसी समाज से आता हूँ जहाँ से बाबा साहब अम्बेडकर, वो उसके लिए नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर की आप पूरी जीवनी को अगर देखोगे, उनके भाषणों को सुनोगे, उन्होंने जो किताबें लिखी है, उनके जो विचार है उनको आप पढ़ोगे, तो उनका जो केंद्र है विचारों का, वो देश है, नेशन है। बराबर। वो नेशन को, देश को सेंटर में रख के ही सारी बातें करते हैं। वो जब दलितों की बात करते हैं तो तब भी उनके केंद्र में देश होता है। वो जब देश की बात करते हैं, हर नागरिक की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, बच्चों की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, तो उनका जो केंद्र बिंदु है सोच का, वो देश है। और मैंने जब बाबा साहब अम्बेडकर की पूरी जीवनी को देखा तो मुझे त्रिसूत्री मिली उसमें से, और वो सभी के लिए, हमारे जो सामाजिक क्षेत्र में मैं कहूँगा कि जो लोग, उन्होंने इस त्रिसूत्री को फॉलो करना चाहिए। एक होता है कि आप कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं तो उस सब्जेक्ट की सबसे पहले आपको लगन होनी चाहिए, एक पैशन आपके बीच में होना चाहिए, आस्था, पैशन होना चाहिए। आजकल समाज सेवा में क्या फैशन हो गई है, फैशन और पैशन दोनों में अंतर है, बहुत फर्क है, अंतर है। फैशन के लिए आप लोगे तो 4 दिन चलोगे और आपकी समाज सेवा बंद हो जाएगी। लेकिन अगर आप में पैशन होता है तो जब तक उस समस्या का हल नहीं निकलता, वो अंजाम तक नहीं पहुंचती है बात, तो आप काम करते रहते हो। तो सबसे पहला होता है कि सब्जेक्ट, कोई भी विषय आप लेते हो उसके लगन होनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि उसका अभ्यास, कोई भी विषय आप लेते हो तो उसके
चारों तरफ से, हर एंगल से आपको उसकी अच्छी बातें, बुरी बातें, फेवर की बातें, विरोध की बातें, सब एंगल से आपको किसी भी सब्जेक्ट का स्टडी होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको अपनी बात अच्छी तरह से रखनी आनी चाहिए। अगर आपकी स्टडी अच्छी है, आपको लगन भी अच्छी है, लेकिन आप अपनी बात सिस्टम के सामने अच्छी तरह से नहीं रख पा रहे हो, रिजल्ट नहीं मिलता है। इसके लिए आपको भाषा के ऊपर आपका एक आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। आपकी जो शैली है बात करने की, बात को रखने की, वो प्रभावी, इफ़ेक्टिव होनी चाहिए। 3 बातें बाबा साहब अम्बेडकर के उनके अंदर थी, और तभी आज जो बाबा साहब अम्बेडकर इतनी व्यापक रूप से हमारे सामने जो उनकी प्रतिमा है ना, ये त्रिसूत्री का वो परिणाम है। और उसी त्रिसूत्री को लेकर कायदे नेवा का जन आंदोलन अपना काम करता है। जैसे कि आपने कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के केंद्र बिंदु में नेशन रखा है, राष्ट्र रखा है, इंसान रखा हुआ है, बरोबर। ना ही कोई जाति, धर्म या लिंग या कोई भेद रखा हुआ है। तो उन्होंने जो संविधान हमें प्रदान किया हुआ है, उसकी जो प्रस्ताविका है, उद्देशिका, तो उसमें आप किस तरह से, आप किस नज़रिया से उसको देखते हो? देखिए कि हमारे यहाँ पर संविधान के बारे में इतना लोगों ने से उसको विषय को बढ़ा करके बोला है ना, कि लोगों को ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी अजीबोगरीब कुछ तो एक चीज़ है, बहुत गंभीर है। इसी गंभीर है, लेकिन वो किसी को नहीं समझे। अगर आप खुद भी कोई भी 300-400 की किताब है, वो संविधान की किताब, मैं तो कहूँगा कि जो नागरिक है भारत का सच्चा, उसके घर में संविधान की किताब होनी चाहिए, उसमें पढ़ना चाहिए क्या है मेरे लिए। आप कोई भी संस्था चलाते हो, आप संगठन चलाते हो, आप स्कूल चलाते हो, आप कोई भी कंपनी चलाते हो, तो उसके नियम कानून होते हैं। किसी भी संस्था के, आपको पता होगा कि ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन होता है, तो उसकी भी घटना होती है। जी हाँ। वहाँ पे सारे नहीं, आपकी संस्था कैसे चलेगी। तो ये एक देश है, ये कोई छोटी संस्था नहीं है, कंपनी नहीं, एक देश है। तो ये देश की भी कुछ तो चाल चलन है कि ये देश कैसे चलेगा, क्या देश के नियम होंगे, ये देश को कौन चलाएगा। वो जो चलाने वाले लोग हैं वो कहाँ से आएंगे, अच्छा वो कहाँ से आएंगे, तो वो जब आएंगे तो उसको कैसे चलाएंगे, वो कौन से समाज के साथ में, किसी जाति धर्म के साथ में कैसे चलेंगे, महिलाओं के प्रति हमारा धोरण क्या होगा, बच्चों के प्रति हमारा धोरण क्या होगा, अगर किसी को सजा देनी है, अपराधों के प्रति हमारा धोरण क्या होगा, पर्यावरण के प्रति क्या होगा, जो पशु पक्षी है उनके प्रति हमारा धोरण क्या होगा। और ये सारों के जो नियम होने चाहिए वो हमारा संविधान है कि आपका देश कैसे चलेगा। बाबा साहब अम्बेडकर को इसका श्रेय क्यों दिया जाता है, क्योंकि जो हमारे संविधान बनाने की एक मसूदा समिति जो बनी थी, उसमें कई सारे विद्वान मेंबर्स थे, बहुत सारे दिग्गज लोग उसमें थे, और उन सबकी के मेहनत से ये संविधान बना हुआ है। लेकिन आखिर के वक्त तक उसमें से कुछ मेंबर, कोई बीमार हुआ, किसी को समय नहीं मिला, कोई परदेश चले गए थे, कोई बाहर चले गए, तो बाबा साहब उसका जब ड्राफ्ट बनाना था फाइनल, तो वो सारी जिम्मेदारी जो है बाबा साहब अम्बेडकर के कंधों पे आ गई। और उसका एक टाइम बाउंड ये था, एक डेडलाइन थी, जल्दी वो संसद के सामने देना था। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिन रात मेहनत करके, रात जागकर उसको बनाया है, समय पर बनाया है। और बनाते समय देश का कोई भी तबका उससे वंचित नहीं रहे। और सबसे बड़ी बात कि भारत के बाहर, विदेश में, कई देशों में महिलाओं के लिए, उनका देश स्वतंत्र होने के बाद और डेमोक्रेसी आने के बाद भी महिलाओं के लिए वोटिंग के राइट के लिए झगड़ना पड़ा। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। हमारे यहाँ पर देश स्वतंत्र हुआ तो महिला हो, पुरुष हो, तृतीयपंथी हो, सबको, आप गरीब हो, आप श्रीमंत हो, रईस हो, धनिक हो, सबको बराबर का हक मिला है, अधिकार है। जो देश के खिलाफ में है, जो देश से गद्दार है, उनको वोटिंग का अधिकार नहीं है। जो देश के साथ में है, हमारे आर्टिकल 51 में नागरिक जो है उनका कर्तव्य क्या है, उनकी ड्यूटीज़ क्या है, उसमें सबसे पहला है कि आपके राष्ट्र गीत के प्रति आपका सम्मान होना चाहिए, आपके दिल में राष्ट्र ध्वज के प्रति आपके दिल में सम्मान होना चाहिए, और राष्ट्र के संविधान के प्रति भी आपके दिल में आदर भाव होना चाहिए। राज्य फिर भी एक ऐसा आरोप बार बार होते हुए आया है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने यह संविधान जो है एक विशिष्ट समाज के फायदे के लिए लिखा हुआ है, या वो समाज आज कहता है कि ये सिर्फ हमारे बाबा साहब ने हमारे लिए लिखी हुई किताब है। तो इस जो मत प्रवाह है, इस तरफ आप कैसे देखते हो? देखिए कैसे है, मैंने कहा ना आपको कि कोई भी देश जब चलता है तो उसके कोई ना कोई नियम कानून होते हैं। हमें समझना चाहिए नेचुरली कि जब नया कानून होता है ना, तो जो पिछला कानून होता है वो निरस्त होता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है जो नया कानून आता है। तो जब तक हम डेमोक्रेटिक नहीं थे, हम रिपब्लिक नहीं थे, प्रजासत्ताक हम नहीं थे, तो तब तक यहाँ की समाज व्यवस्था को धर्म चलाते थे। बराबर।
जो धर्म जो है वही समाज के नियम और कानून थे, बनाते वही बताते थे कि क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, क्या सही है, क्या गलत है। जब आपका देश स्वतंत्र हुआ, वो डेमोक्रेटिक व्यवस्था को उसने स्वीकार किया, तो भारत का संविधान वहाँ पर आया। धर्म की जो जगह थी वो संविधान ने ली है। लोग ये आज भी मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि लोगों की अपनी एक श्रद्धा होती है धर्म के प्रति। कई लोग जो होते हैं वो धर्म को सभी चीज़ों से ऊपर मानते हैं, लेकिन खुद बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें चेतावनी दी थी। जब संविधान ये बना था, संसद में बात चल रही थी, बाबा साहब आम्बेडकर ने जब उसका भाषण किया था तो उन्होंने चेतावनी दी थी। वो कह रहे थे कि मुझे ये पता नहीं है कि इस देश के लोग अपने देश को बड़ा मानेंगे या धर्म को बड़ा मानेंगे, लेकिन उन्होंने ये चेताई थी बात कि अगर इस देश के लोगों ने कहीं अपने देश से बढ़कर अगर धर्म को बड़ा माना तो इस देश में आगे चलकर अराजकता आ जाएगी। अभी सवाल ये उठता है कि समाज में ऐसा भी एक तबका होता है, तो धर्म की व्यवस्था अगर बरकरार रहे तो उनका एक अपना स्वार्थ है, और संविधान की व्यवस्था जब लागू हो जाती है तो मैंने जैसे कहा कि धर्म की व्यवस्था है वो निरस्त हो जाती है, निष्प्रभ हो जाती है। वो नहीं चाहते कि धर्म की व्यवस्था निष्प्रभ हो, तो तब उनको उनकी ये मजबूरी बनती है कि हम संविधान के बारे में बुराइयां करते रहे, ये संविधान कैसे हमारे खिलाफ में। अभी मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। हम लोग उल्लासनगर में रहते हैं। उल्लासनगर में आपको पता है कि सिंधी समाज के लोग जो है वो बड़ी संख्या में है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। मेरे एक दोस्त ने मुझे एक वीडियो भेजा, उसमें एक आदमी कह रहा था कि भारतीय संविधान में हिंदुओं के लिए कुछ भी नहीं है, और मुस्लिम और क्रिश्चियनों के लिए वो कुछ भी संस्थाएं खोल सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं। और उसने आर्टिकल 30 के बारे में उसकी रेफरेंस दिया था। मैंने क्या किया, संविधान के एक हिंदी प्रत को मैंने डाउनलोड किया, PDF को, उसका स्क्रीनशॉट मारा, उसको भेजा। उनको मैंने कहा इसको पढ़ना, मैं 10 मिनट में बात करता हूँ। और जब मेरी उनसे बात हुई तो मैंने उनको पूछा आर्टिकल 30 में कहीं आपको हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन कोई वर्ड मिला? नहीं। बोले नहीं मिला। मैंने बोला क्या है उसमें? उसमें यह है कि भारत में कोई भी समाज अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी लिपि को संरक्षित करने के लिए, संवर्धन करने का उसको पूरा हक है, अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य, पूरा हक है। वो संस्था ही चला सकता है। उसी से आज हमारे उल्लासनगर में जो सिंधी समाज है, जो निर्वासित होकर आया था, आज भारत भर में सिंधी समाज बहुत अच्छी अच्छी संस्थाएं चला रहा है। कहीं एजुकेशनल बड़ी संस्थाएं, जी हाँ, एजुकेशनल चला रहा है, और वहाँ पर सिंधी भाषा का संवर्धन भी हो रहा है। तो ये जो सपोर्ट है ना, ये आर्टिकल 30 ने किया हुआ है। रही बात बाबा साहब आम्बेडकर के बारे में, हमेशा लोग बोलते हैं कि उन्होंने अपनी जाति के लोगों का भला किया है। तो ये अपने जाति के लोग आए कहाँ से? कौन से देश के लोग हैं? ये भारतीय है। तो ये क्यों नहीं कोई कहता कि बाबा साहब आम्बेडकर ने भारतीय लोगों का भला किया है करके। अच्छा, दूसरी बात ऐसी है कि जिन लोगों के बारे में बाबा साहब आम्बेडकर बात करते हैं, जिनके कैटेगराइजेशन एज पर संवैधानिक, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ये शेड्यूल्ड क्या है कि आपका देश स्वतंत्र हुआ तो सरकार चलाने वाली व्यवस्था को ये पता चला कि यहाँ की एक बड़ी पॉपुलेशन अविकसित है, उनकी पढ़ाई नहीं हुई है, उनके पास में धनराशि नहीं है, उनको काम, उनके पास जो परंपरागत वो काम करते रहते, तो जो ट्रेडिशनल चलता आया है उसको छोड़ के बाकी काम करने का उनको कोई अधिकार नहीं था, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, किताबें पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो अविकसित रहे। किसी भी देश के लिए एक बड़ी पॉपुलेशन अविकसित रहे ना, उस देश के लिए भी अविकसित रहने जैसा है। बिल्कुल। हमारे देश का जो GDP होता है, जो ग्रोथ रेट जो होता है, वो हर जो नागरिक होता है उसकी पर हेड, उसकी पर्सनल डेवलपमेंट क्या है, उसका पर हेड इनकम क्या है, उसकी ग्रोथ कैसी है, उसके ऊपर भी डिपेंड है। अगर एक बड़ी आबादी आपकी 30-40% आबादी आपकी गरीबी रेखा के नीचे रहे, तो आपकी 60% आबादी है वो एक टाइम का ही खाना खाती है, आपकी 80% आबादी है जो पढ़ाई से, विकास से वंचित है, तो आपका देश कैसे विकास होगा? तो रिजर्वेशंस और फैसिलिटीज ये देश की ज़रूरत है। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ में बात करता हूँ, कोई भी बहस करे तो बहस करने के लिए भी मैं रेडी हूँ। ये किसी भी जाति के ऊपर कोई भी मेहरबानी उपकार नहीं है, ये देश की ज़रूरत है। रिजर्वेशन हो, फैसिलिटी हो, योजनाएं हो, सब देश की ज़रूरत है। बाबा साहब आम्बेडकर दूरदृष्टि रखने वाले नेता थे। उन्होंने समझा कि ये अगर भविष्य में अगर देश को मजबूत बनाना है तो ये सब बातों की ज़रूरत है। उन्हें बड़ी ही उन्होंने विद्वत्ता के रूप उसके प्रोविज़न की, और आज हम लोग देख रहे हैं कि बड़ी पॉपुलेशन जो है वो एक गरीबी रेखा से बढ़कर ऊपर आई हुई है। एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस और भी कहीं दिन नहीं, लेकिन एक समाज जो जिसने जैसे आपने जिक्र किया कि किस विशिष्ट समाज के फायदे के लिए ये हुआ है,
वो समाज भी तो ऐसा मान रहा है कि ये किताब सिर्फ हमारी है। देखिए क्या रहता है, कर्मठता एक बहुत बड़ा अवगुण है इंसान के अंदर का, और कर्मठता किसी भी जाति में हो, धर्म में हो, ये समाज के दुश्मन होती है। कर्मठता देश के प्रति कभी भी आदर भाव नहीं व्यक्त करती है। बराबर। कर्मठता को खुद के ऊपर प्यार होता है, कर्मठता को अपने जाति से गर्व रहता है, कर्मठता को अपने धर्म का अभिमान होता है। इन लोगों को अपने देश से, समाज से कोई भी लेना देना कभी भी नहीं होता है। ये जो लोग हैं जिन्होंने ऐसे माना कि ये संविधान की जो किताब है वो हमारे लिए कुछ तो है, ये हमारे धर्म की किताब है और ये बाबा साहब आम्बेडकर ने हमारे लिए लिखा है और इसका कॉपीराइट हमारे पास में है, ऐसे समझने वाले और इस तरह का प्रचार करने वाले लोगों ने संविधान का जो संवैधानिक मूल्य उनका तो नुकसान किया ही किया है, समाज का नुकसान किया है और इस देश का भी बहुत बड़ा नुकसान किया है। ये भी एक कारण है कि कई लोगों को, समाज के एक तबके को लगता है कि ये हमारे लिए नहीं है। एक दुष्प्रचार इस कर्मठता की वजह से हुआ, ये बात सही है और हम लोग उसके हमेशा खिलाफ में बात करते हैं और करते रहेंगे। वही तो बाबा साहब ने जब इस संविधान सभा में यह अर्पण किया, उस वक्त ही कहा था कि मैं ये आपको बहाल कर रहा हूँ, लेकिन इसको चलाने वाले राजनीतिक दल अगर सही हुए तो ये सही साबित होगा, अगर नहीं हुआ तो ये गलत साबित होगा। सही बात। तो आपका निरीक्षण क्या है, आज के दौर में इसके संवैधानिक मूल्य अबाधित है? देखिए छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। हमारा जो सिगरेट का पैकेट होता है उसके ऊपर लिखा रहता है धूम्रपान करना आपके जानलेवा है, जानलेवा है, आपके हेल्थ के लिए हानिकारक है। लोग पीते रहते हैं। जी हाँ। उसको पढ़ने के बाद में भी पीते रहते हैं। तो हमारी कॉरपोरेशन है उल्लासनगर, तो यहाँ वो म्युनिसिपल कानून से चलती है। आप अगर उसको पढ़ोगे, जिन्होंने भी इस कानून को बनाया है, अगर उस कानून के हिसाब से म्युनिसिपालिटी का अगर कारोबार चला तो देश का हर शहर, हर नगर आपको स्मार्ट सिटी बनते हुए नजर आएगा। किसी अलग से स्मार्ट सिटी की कोई भी ज़रूरत अलग से नहीं है। वैसे ही देश का जो संविधान है उसका वैसा ही है। संविधान अपनी जगह पर होता है। बाबा साहब आम्बेडकर ने क्या कहा है कि संवैधानिक प्रोविजन जो है ना, संवैधानिक प्रोविजन जो है वो एक कंकाल है। कंकाल है वो, उसमें जिंदापन नहीं है। जब तक उसमें नीतिमत्ता का जो माउस है, विवेक का, नीतिमत्ता का, सत्य का माउस जब उसके ऊपर नहीं चढ़ता है, उसमें जिंदापन आने वाला नहीं है। राजनीति में क्या होता है, लोग राजनीति में देश जो चलाते हैं वो अपने स्वार्थ के लिए चलाते हैं, वो देश के लिए नहीं चलाते हैं। और वो अपने स्वार्थ के लिए चलाना ही अभी देशभक्ति हो गई है। तो लोगों को लगता है कि ये सब कानून की गलती है, संविधान की गलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। लोगों ने संविधान को समझ के लेना चाहिए, कानून की व्यवस्था को समझ के लेना चाहिए, पढ़ना चाहिए, इसमें हमारे भलाई के लिए क्या है उसका प्रचार करना चाहिए। और कहीं पर ऐसी चीज़ अगर लोगों के नज़र में आती है कि अभी इस कानून की ज़रूरत नहीं है, या अभी काल से बाहर हो गई है, इसकी ज़रूरत नहीं है, तो सरकार के साथ में करस्पॉन्डेंस करना चाहिए, लड़ना चाहिए, इसको निकाल दो। कुछ कानून ऐसे होते हैं जिसमें समय के साथ में उनको सुधारना होता है, तो सरकार के साथ में संघर्ष करो, उसको सुधार लो। लेकिन उनके खिलाफ में ही बोलना, देश जो होता है ना वो अच्छाई और बुराइयों के साथ में आपको स्वीकारना होता है। बराबर। जो आपका खुद का देश है, जो मेरा देश है, मेरी कंट्री है, उसको मुझे अच्छाई और बुराइयों के साथ में स्वीकारना होता है। जो मेरी अच्छाई है उसका मैं फ़ख्र करूं, और जो बुराई है उनको ख़त्म करने के लिए मैं संघर्ष करूं। तो यही संविधान आपके कायदे नेवागा जो लोक चळवळ संगठन है उसका आत्मा है। सही बात। तो आपकी कार्यप्रणाली कैसे चलती है, आपका कार्य का स्वरूप कैसे होते संगठन का? हम देखिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कहते हैं कि जितना हो सके, मैं ये नहीं कहूँगा कि जब आपने हमारे सराउंडिंग में एक बिगड़ी हुई सिस्टम जब होती है, तो आप अगर उस बिगड़ी हुई सिस्टम में आप अकेले अगर चलते रहोगे तो नहीं होगा, आपकी घुटन हो जाएगी, आप घुट घुट के मर जाएंगे इस सिस्टम में। और लोगों की हालत ऐसी होती भी है, कई तरह पर लोगों को बुरे अनुभव आते हैं, तो लोग बोलते हैं क्या सिस्टम है, अकेला चलो तो कैसे होगा। क्या होता है, पूरी दुनिया में एक रूल है, एक नियम बना हुआ है, वो है मेजॉरिटी मेक रूल्स। बराबर। जो बहुमत होता है वो नियम बनाता है। तो आपका ये फर्ज बनता है कि जो अच्छाई है, जो नियम कानून की व्यवस्था है, उसका बहुमत बनाए। अगर उसको मानने वाले लोग अगर बड़ी तादाद में, बड़ी पॉपुलेशन में हमारे देश में अगर हो, तो हमारे देश में अपने आप में जो अच्छाई है वो नियम बन जाएगा। अभी इसमें कैसे होता है, छोटा सा उदाहरण कि आप मोटरसाइकिल चलाने वाले कई लोग होते हैं, कॉलेज के लड़के लोग हैं, दोस्त लोग हैं, वो क्या करते हैं, 3-4 लोग हैं, चल बैठ पीछे,
तीसरा सीट बैठता है। यहीं से नियम तोड़ने की हमारी शुरुआत हो जाती है। अगर युवाओं को कहीं पर भी लगता है कि मुझे मेरे देश के प्रति मेरा प्यार है, मुझे मेरे देश के प्रति गर्व है, तो गर्व इसे बोल के और जय जयकार करके नहीं होता, आपके आचरण में होना चाहिए। अपने आचरण में, मेरे किसी भी बर्ताव से, मेरे बिहेवियर से, मेरी आदतों से मेरे देश को, मेरे समाज को तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है। इसके प्रति जागरूक रहना ही देश प्रेम होता है। बाकी चिल्लाने वाले और जय जयकार करने वाले बहुत लोग होते हैं। तो शांतता, संयम और धैर्य और ये कानूनी आपके जो संविधानिक शस्त्र है, इनके माध्यम से आज आपने 12 साल का जो सफ़र है कायदा निवागा का तय किया हुआ है। राज जी आपके बहुत करीबी दोस्त है और एक वक्त में मार्गदर्शक भी रह चुके हैं। उल्लासनगर के काफ़ी अच्छे नेता जिन्होंने आपका सफ़र बहुत नज़दीक से देखा है, शुरू से लेकर आज तक देखा है। आपके बारे में उन्होंने कुछ भावनाएं व्यक्त की हैं, वो देखते हैं। जरूर। राज असरकर मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और कम से कम 15 सालों से हमारी दोस्ती है और मैंने उनकी जो लाइफ का सफ़र पत्रकारी से देखा है, नगर सेवक का देखा है और पॉलिटिकली पन देखा है। और दूसरा वो एक संगठन चलाते हैं कायदे निवागा। वो संगठन ऐसी संगठन है जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के ऊपर चलने वाली संगठन है। और उनके मैंने जो कार्य देखे, और सामाजिक कार्य हो या कोई भी, उसमें वो कभी भी किसी भी समझौते नहीं करते और उसके लिए वो कभी न किसी का फ़ायदा देखते न नुकसान। जो शहर हित में और जनता के हित के रहते हैं, उन्हीं कामों को तवज्जो दे के अपने पूरे भविष्य का काम करते रहते हैं। ऐसे मैं उनके आने वाले हर एक काम और भविष्य के लिए शुभकामना करता हूं और उन्हें शुभेच्छा देता हूं। धन्यवाद। मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे प्रति, उनका तो लगाव हमेशा प्यार मेरे से रहा है। और आज मुझे ये बात सुनकर ऐसे लग रहा है कि मैं सही राह पे कहीं ना कहीं पर मैं चल रहा हूँ। राज्य जिस अधिकार, जिस कर्तव्य की हम बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि स्वतंत्रता मिलने के आज 70 साल पूरे होने के बाद भी उनका अमल हो रहा है? हमारे यहाँ पर एक वो बात हम आजकल हमेशा सुनते हैं कि हमारे देश में पिछले 70 साल में कुछ भी नहीं हुआ है। मैं अगर एक ही बात के ऊपर उंगली रखता हूँ कि इस 70 साल में लोगों को देश नहीं समझाया गया कि देश क्या होता है, हम नागरिक हैं मतलब क्या है, नागरिक के नाते हमारे अधिकार क्या होते हैं, हमारे कर्तव्य क्या होते हैं। इस बात को अगर सही तरीके से लोगों तक अगर पहुँचाया जाता था तो आज ये देश की इस तरह की स्थिति नहीं होती थी। आज भी मैं जिम्मेदारी के साथ में आपको कहता हूँ कि लगभग 90% से भी ज़्यादा लोग जो है वो संवैधानिक जो मूल्य होते हैं, जो हमारे नागरिक करके जो हमारी ड्यूटीज़ होती है, उनका जो पालन है वो करते हुए नहीं दिखते हैं। लोग कहते हैं, अपनी ज़बान से कहते हैं कि मेरे देश से प्रति बहुत लगाव है और मैं अपने देश के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। तो मेरे बचपन से और कई सालों से हम लोग मूवमेंट में भी ये सवाल उठाते हैं कि हमारी प्रतिज्ञा होती है किताब में, भारत माता देश आहे, भारत मेरा देश है। तो हम ये सवाल उठाते हैं, हाँ ठीक है भारत तुम्हारा देश है, लेकिन ये देश होता कहाँ है, कहाँ से शुरू, उसका एड्रेस कहाँ पर है, कहाँ से शुरू? आपका देश जो है वो बाउंड्री से आपके घर तक नहीं आता है, आपके घर से वो बाउंड्री की तरफ जाता है। तो आपको देश के लिए अगर कुछ करना है तो आपके घर से आपकी शुरुआत होनी पड़ती है, घर के सराउंडिंग से आपको शुरुआत करनी पड़ती है। तो इस आज संविधान दिवस के अवसर पर आप समाज को और हमारे एसएसटी महाविद्यालय के जो छात्र हैं उन्हें कैसे संबोधित करना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो एसएसटी कॉलेज और इसकी व्यवस्थापन का आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि मैंने कई इंटरव्यूज इसके पहले भी मैंने देखे। आप समाज के अलग अलग वर्ग के लोगों को, अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तिमत्वों को यहाँ पर ला रहे हो और उनकी इंटरव्यू करा रहे हो। उससे एक अच्छी जो सामाजिक संदेश है, वो जो नई पीढ़ी है, जो कॉलेज के स्टूडेंट है और कॉलेज के स्टूडेंट के साथ में बाहर की भी जो समाज जो है वो उसको सुन रहा है, देख रहा है, उन्हें ज़रूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव मैसेज जो है वो इसमें से मिलेगा। इस उपक्रम के लिए मैं एसएसटी कॉलेज का बड़े तहे दिल से मैं अभिनंदन करता हूं और ऐसे अलग अलग और भी उपक्रम आपने करने चाहिए। अगर कायदे निवागा लोक चळवळ भी अगर इसके साथ में कभी आप जोड़कर ले सकते हो तो हमें खुशी होगी कि आपके साथ में काम करने के लिए। दोस्तों, तो हमें अपने अधिकार तो पता होते हैं, लेकिन कर्तव्यों का पालन करना भी उतना ही महज ज़रूरी होता है।
तो अगर इन दोनों का हम मिलाप करें और एक अच्छे समाज की, अच्छे देश की निर्मित कर सके तो हम अच्छे नागरिक कहलाएंगे, ऐसा सही। मुझे लगता है। इसी नोट पर हम आपसे अलविदा कहने वाले हैं। राज्य आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप यहां पर आए और अपने संवैधानिक चर्चा के बारे में अपने विचार यहां पर रखें। आपका बहुत बहुत आभार। दोस्तों, संविधान महज एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यह किताब नहीं है, यह फ़र्क है गुलाम भारत और आज़ाद भारत इस बीच का। जी हाँ, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 2 साल 11 महीने 18 दिन अथक परिश्रम कर यह संविधान इस भारत को अर्पित किया है। हमारी या हर नागरिक का यह नैतिक कर्तव्य है कि संविधान के मूल्य, समता और समानता, इनके संवर्धन के लिए, इनके रक्षण के लिए हम काम करें। जी हाँ, इसी दिन के उपलक्ष्य में आइए हम वचन एक कटिबद्ध होते हैं एक वचन से कि इस संविधान का हम हमेशा सम्मान और पालन करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम यूं ही समाज के विधायक कार्य के लिए काम करने वाले, समाज के मूल्यों के रक्षण करने वाले ऐसे ही समाज धुरीणों को आपसे वाकिफ कराते रहेंगे, आपके समक्ष लाते रहेंगे। आप देखते रहिए SST मुक्तांगण।